बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस डिसऑर्डर के बारे में। एसिड बेस डिसऑर्डर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको ज़रूर गो थ्रू करना है और इसको ज़रूर याद रखना है। इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर, काजेज़ ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर्स, बफर सिस्टम, एसिड प्रोडक्शन, एनाइन गैप, कंपनसेशन ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर एंड डायग्नोसिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस डिसऑर्डर। ठीक है, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस डिसऑर्डर से एनआरई के अंदर ज़रूर सवाल आता है, तो आपने इसको समझना ज़रूरी है। ये थ्योरी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जनाब बढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। आपको पता है कि पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 तक है। ठीक है, जब भी ये पीएच की वैल्यू 7.35 से डिक्रीज़ होती है, इसको हम कहते हैं एसिडोसिस। जब भी 7.45 से इंक्रीज़ होती है, इसे कहते हैं अल्कलोसिस। ठीक है, अब जनाब एसिडोसिस की 2 टाइप्स है और अल्कलोसिस की 2 टाइप्स है। एसिडोसिस की एक टाइप को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दूसरे टाइप को कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरह अल्कलोसिस के भी 2 टाइप्स है, एक को कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और दूसरे को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, तो अब जनाब आते हैं, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इसके काजिंग पढ़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना है। इससे आगे हम एनाइन गैप क्या होती है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काजिंग पढ़ेंगे और नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काजिंग पढ़ेंगे। तो जनाब एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब भी इसकी वैल्यू, आप सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखें कि इसकी वैल्यू 8 से लेके 12 तक है। जब भी इसकी वैल्यू मोर देन 12 हो जाए, इसे हम कहते हैं एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब 8 और 12 के दरमियान हो, उसे हम कहते हैं नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज इज़, इसका जो निमोनिक है वो है मड पाइल्स। ठीक है, इसको याद करने के लिए जो निमोनिक है वो है मड पाइल्स। एम से क्या मतलब है, एम से है मिथाइल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, यू मतलब यूरेमिया या रीनल फेलियर, डी मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, पी मतलब प्रोपाइल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, आई मतलब आइसोनियाजिड इंटॉक्सिकेशन, एल मतलब लैक्टिक एसिडोसिस, एंड ई मतलब इथानॉल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एंड इथाइलिन अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एंड सैलिसिलिक एसिड इंटॉक्सिकेशन। तो ये जनाब, ये जो मड पाइल है, ये मड पाइल क्या है, ये एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की काजेस है। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक ये तमाम चीज़ें में से एक भी होगा, तो बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाएगी। अब जनाब आते हैं नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। तो नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अगर आप देखें तो इसकी 2 काजेस है। ठीक है, एक है इसकी रीनल काजेस और दूसरी है, यानी एक इसकी ऑर्गन रिलेटेड है और दूसरा ड्रग है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन रिलेटेड है वो क्या है, रीनल डिजीज़ है, जीआईटी डिजीज़ है और एंडोक्राइनल डिजीज़ है। ठीक है, जनाब रीनल के अंदर हमने पढ़ा था कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसके हमने पढ़े थे कि जनाब 3 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4। ठीक है, तो ये तीनों काजेज़ जो है
ये RTA जो है तीनों टाइप की ये नॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेनकोनिस एनीमिया जो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डिफेक्ट वाली डिजीज़ है, जिसके अंदर 4 जीन की डिफेक्ट होती है, जिसके अंदर स्मॉल किडनी मिलती है और मेलिग्नेंसीज मिलती है। ये सारी बातें हमने उधर पढ़ी थी। अब जनाब आते हैं GI की तरफ। तो GI में डायरिया के अंदर क्या होगी, नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। आपको पता है कि जब भी डायरिया होता है तो हमारे इंटेस्टाइन से क्या होती है, बाइकार्बोनेट की लॉस होती है। जब भी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की लॉस होगी, इसकी डिफिशिएंसी होगी, तो इसके मुकाबले में क्या होगा, एसिडोसिस बढ़ेगी, ठीक है। अब जनाब एलियोस्टोमी अगर किसी पेशेंट को करे तो उसको भी नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब जनाब इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि नेफ्रॉन के ऊपर जितने ड्रग काम करते हैं उनमें से वो ड्रग जो उसके पहले पार्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे PCT, और जो इसके लेट DCT के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, वो दोनों ड्रग क्या करते हैं, नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। यानी फर्स्ट एंड लास्ट ड्रग क्या काम करते हैं, नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करते हैं। तो उसमें जो PCT के ऊपर काम करते थे वो है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, ठीक है, एसीटाजोलामाइड। और क्या थी, और जो लेट DCT के ऊपर काम करती है वो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। और पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में हमने पढ़ा था मशहूर ज़माना स्पायरोनोलेक्टोन। तो ये वो दोनों ड्रग है जो नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करते हैं, ठीक है। अब जनाब एंडोक्राइन डिजीज़, एडिसन डिजीज़ क्या काम करती है, एडिसन डिजीज़ भी नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज कर सकती है, ठीक है। अब जनाब आते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये कहानी तो हो गई मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अब जनाब आते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से पहले जनाब आप लोगों को पता है ये हमने उधर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ी थी कि हमारे रेस्पिरेटरी का सेंटर जो है वो किधर है, वो हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर है। ये पोन्स और पोन्स के नीचे मेडोला है। मेडोला के अंदर जो है क्या है, मेन रिसेप्टर है जिसको हम डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारी लंग्स का पेस मेकर है, ठीक है, जो हमारे लंग का पेस मेकर है जहाँ से हमारी रिस्पायरेशन कंट्रोल होती है। 4 सेंटर थे वो हमने उधर पढ़े थे। तो ये क्या होती है, ये ब्रेन स्टेम से पेरिनिक नर्व के ज़रिए, पेरिनिक नर्व का रूट आपको पता है C3, C4 और C5 है। ये वहाँ से क्या आती है, डायफ्राम के ऊपर आती है कि डायफ्राम को ये मैसेज लेके आती है, और डायफ्राम क्या होती है, वो लंग्स को क्या करती है, मूवमेंट करती है। अगर इन तीनों के अंदर, ठीक है, डायफ्राम के अंदर कोई इफ़ेक्ट आ जाए, या ब्रेन स्टेम के अंदर कोई इफ़ेक्ट आ जाए, या पेरिनिक नर्व के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, या लंग के अंदर कोई डिफेक्ट आए, जिससे क्या होगा, जिससे हाइपोवेंटिलेशन होगी, वेंटिलेशन स्लो होगी। जब वेंटिलेशन स्लो होगी तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है जिससे एसिडोसिस होगी, ठीक है। इन तमाम काज से हाइपोवेंटिलेशन होगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस जो होगा कब होगा, जब भी हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या होगी, डिप्रेशन होगी, ठीक है। जब भी हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर मेडोला के अंदर डिप्रेस होगा तब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। लेकिन ये कब डिप्रेस होगा, जब भी हमारे ब्रेन के अंदर इंट्रा सेरेब्रल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज सेरेब्रल प्रेशर ICP बढ़ेगा तो रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा। ओपोइड इंटॉक्सिकेशन, ठीक है,
ये फॉर एग्जाम्पल मशहूर ज़माना इसका ड्रग है मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ओपाइड का, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है और सीवीएस सेंटर को भी सप्रेस करता है, ठीक है। और इसका जो एंटीडोट है वो है नेलेक्सोन, ठीक है। और मॉर्फिन जो है इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा। तो ये ओपाइड जो है ये हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है, डिप्रेस करती है। इसके अलावा बारबिचुरेट्स, ठीक है, बारबिचुरेट्स भी रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है। और बारबिचुरेट्स का जो मशहूर ज़माना ड्रग है वो है ट्रामाडोल, ठीक है। और बारबिचुरेट्स जो है इसका जो एंटीडोट है वो है फ्लूमाजिनेल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या कर सकती है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है। अब जनाब जिस तरह हमने कहा कि ब्रेन से डायफ्राम की तरफ जो मैसेज लेके आता है वो है फेरिनिक नर्व। अगर फेरिनिक नर्व ही इंजरी हो जाए तो फिर भी रेस्पिरेशन नहीं होगी, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। जनाब अगर इस लंग्स की मूवमेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो इसके नीचे डायफ्राम है। जब भी डायफ्राम की पैरालिसिस होगी तो क्या होगा, तो लंग मूवमेंट सही नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे हाइपोवेंटिलेशन होगी और हाइपोवेंटिलेशन विल लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर इसके अंदर क्या हो जाए, ऐसी कंडीशंस के अंदर डायफ्राम की वीकनेस आ जाए, जैसे गोलियन बेयर सिंड्रोम, मिस्थीनिया ग्रेविस, बुटेलिज्म, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होती है, जिसकी अंदर हमारी डायफ्राम जो है वो वीक हो जाती है। अब इसके अलावा और भी ऐसी कंडीशन है रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल होता है, जैसे सीओपीडी के अंदर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, और मॉर्बिड ओबेसिटी के अंदर। आपको पता है जब भी चेस्ट केज के ऊपर नहीं, चेस्ट केज के ऊपर ज़्यादा लिफ्ट आएंगे उससे रिस्पायरेशन नहीं होगी, इंस्पायरेटरी के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होगा लिपिड्स की वजह से। तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी की वजह से जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है उसे हम कहते हैं पिक वीकन सिंड्रोम, ठीक है। तो पिक वीकन सिंड्रोम के अंदर भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। इसके अलावा केपोसिस आप लोग जानते हैं, माल न्यूट्रिशन आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो माल न्यूट्रिशन जो प्रोटीन की वजह से हो, ठीक है, प्रोटीन की वजह से ये, क्योंकि डायफ्राम ये स्केलेटल मसल है, तो जब भी प्रोटीन की डिफिशिएंसी होगी तो ये स्केलेटल मसल क्या होगी, वीक होगी, जिससे भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। और इसके अलावा और जो रेस्पिरेटरी मसल्स है अगर वो भी हो जाए तो उससे भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो इन शॉर्ट रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से और डायफ्राम की वजह से और पेरिनिक नर्व की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है, ठीक है। अब जनाब आते हैं अल्कलोसिस की तरफ, ठीक है। जब भी पीएच बॉडी का मोर देन 7.35 होगा तो उसे हम कहेंगे अल्कलोसिस। जब भी हमारी बॉडी से एसिड की लॉस होगी तब क्या होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। फॉर एग्जांपल वोमिटिंग जब होती है तो हमारे स्टमक के अंदर जितना HCl है वो बाहर आता है, तो बॉडी के अंदर जो एसिड है वो कम हो जाता है और जिसके मुकाबले में बाइकार्बोनेट बढ़ता है। तो वोमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। हमारे साथ ऐसे ड्रग भी मौजूद है जो ये काम करते हैं, जैसे लूप डायबिटिक्स, थायराइड डायबिटिक्स, ठीक है। दे काज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कंपेंसेटरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये हमने उधर बड़े डिटेल से पढ़ी थी कि ये किस तरह काज करती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ऐसे कंडीशन है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो भी क्या करती है, जिसे हाइड्रोजन की लॉस ज़्यादा करवाती है, जिसको हम कॉन सिंड्रोम भी कहते हैं। इट विल काज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब जनाब
रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की काजेज़ आप इतना याद रखें कि ऑल पल्मोनरी पैथोलॉजीज एक्सेप्ट सीओपीडी, सीओपीडी के अलावा जितनी भी रिस्पायरेटरी पैथोलॉजीज़ है वो क्या करती है, वो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस काज करती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पैथोलॉजीज़ होगी वो पैथोलॉजी क्या करेंगी, उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगा। ठीक है, जब भी हाइपर वेंटिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से क्या होगा, वॉश आउट होगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा तो ये एसिड है, एसिड हमारे बॉडी से निकल जाएगा, एसिड कम होगा। जब एसिड कम होगा तो बॉडी के अंदर अल्कलोसिस होगी। ठीक है, इसके अलावा रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी के अलावा और भी बहुत से काजेज़ हो सकते हैं, जैसे एक्सेसिव क्राइंग। जब भी एक्सेसिव क्राइंग होगी, ये अक्सर फीमेल करती है किसी अपने के फौदगी के वक्त। एक्सेसिव क्राइंग जो है ये भी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की वॉश आउट करेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की वॉश आउट करेगी तो इसके साथ क्या होगा, बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगा। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस बॉडी के अंदर कैल्शियम को भी कम के हाइपोकैल्सीमिया होगी। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनी होगा। टेटनी की वजह से आपने अक्सर देखा होगा, ये सुना होगा कि औरत थी जो मैयत के ऊपर रो रही थी और फिर उसके अचानक उसके हाथ पैर मुड़ गए। ठीक है, ये जो हाथ पैरों का मुड़ना है इसको टेटनी कहते हैं या कार्पोपेडल स्पेज़म कहते हैं। ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है और हाइपोकैल्सीमिया कार्बन डाइऑक्साइड की वॉश आउट की वजह से होता है और जिसके नतीजे में रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। तो आपने इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट को पेशेंट को बैग या शापर बैग रिस्पायरेशन करना है। पेशेंट के मुंह को ढाँपना है एक प्लास्टिक के ज़रिए या एक दुपट्टे के ज़रिए और आप पेशेंट को कहे कि इसके अंदर सांस ले, इंस्पायरेशन करे और एक्सपायरेशन करे। जब वो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सपायर करेगा दोबारा उसको इनहेल करेगा तो उसके अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ज़्यादा होगी तो एसिडोसिस होगा और फिर ये अल्कलोसिस को नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, लेकिन ये काम आपने बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं करेगा, वो हरामी क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को शापर में डालेंगे। ठीक है, ये जो एक्सेसिव क्राइंग की स्टोरी थी ये तो आपने सुन ली। अब जनाब पैनिक अटैक। ठीक है, एंजाइटी की वजह से हाइपर वेंटिलेशन होता है और हाइपर वेंटिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होता है और वॉश आउट होने से रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। ठीक है, उसके अलावा फीवर भी ये काम कर सकती है। एट हाई एल्टीट्यूड, इसको हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था कि इसके क्या होता है, हाइपोक्सीमिया होता है। इसके अलावा जनाब ये जो पैथोलॉजीज़ है, एस्थमा है, पल्मोनरी एडीमा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, निमोनिया है, पल्मोनरी इफ्यूजन है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और यूरेमिक लंग सिंड्रोम है। तो जितनी भी पैथोलॉजीज़ है सीओपीडी के अलावा ये तमाम क्या काज कर सकती है, ये रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस काज करती है। तो अब हमने जनाब पढ़ा सिर्फ और सिर्फ टाइप्स के बारे में कि 2 टाइप्स है, एसिडोसिस है और अल्कलोसिस है। एसिडोसिस 2 टाइप के हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। इसी तरह अल्कलोसिस भी 2 टाइप के हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। और ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये मज़ीद 2 टाइप्स का है, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो निमोनिया के काजेज़ है वो है मड फाइल्स। ठीक है, और नॉन एनाइन गैप के जो काजेज़ है वो 2 है, एक ऑर्गन रिलेटेड और एक ड्रग्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस वो तमाम कंडीशन जिसके अंदर क्या होती है, हाइपोवेंटिलेशन होती है, उसके अंदर रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। फिर जनाब हमने पढ़ा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो तमाम कंडीशन जिसके अंदर बॉडी से एसिड लॉस हो जाए। और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस वो है वो जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, जिसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश होती है। वो तमाम कंडीशन क्या काज कर सकती है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस काज कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनाब पढ़ेंगे बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या है? बफर्स वो वीक अल्कली है जो
हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे वो अल्कली है, पहले भी हमने बताया था डीसीटी के अंदर। अब जनाब इसके टू टाइप्स है, एक है जो इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर मौजूद है वो क्या है, वो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये भी हमने डीसीटी के अंदर पढ़ा था। और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में जो ब्लड के अंदर है, ये ऑलरेडी ये बातें हमने की है, जो बाइकार्बोनेट है जो लेट पार्ट ऑफ डीसीटी के अंदर प्रोड्यूस होती है। और यूरिन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है NH3 अमोनिया। ठीक है, और फास्फेट, ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आते हैं जनाब द एसिड प्रोडक्शन, के हमारे बॉडी के अंदर एसिड किस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नॉर्मली एसिड हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन एट द रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर kg पर 24 आवर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट की या किसी आदमी की वज़न 60 किलोग्राम है तो उसके अंदर 60 मिली इक्वलेंट या मिली मोल या मिलीग्राम, ये तीनों एक ही यूनिट है, तो पर kg पर 24 आवर ये क्या होगी, ये प्रोड्यूस होगी। तो 60 kg पेशेंट के अंदर 60 मिलीग्राम एसिड डेली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जनाब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल भी ऐसी एसिड मौजूद है जिसकी प्रोडक्शन होती है। और ये एसिड कहाँ से आता है, ये एसिड हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से आता है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के 60 से लेके 90% तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, वो है बाइकार्बोनेट, सॉरी ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आगे जाके अपने मोनोमर्स में डिवाइड होगा, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एटीपी एनर्जी इससे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद जनाब प्रोटीन वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और सल्फाइड में। आपको पता है कि पेप्टाइड जो है, फॉर एग्जांपल ये एक पेप्टाइड है, ये दूसरा पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और जोड़ने के लिए जो बांड ज़रूरी है, जिसके अंदर जो बांड है उस बांड को कहते हैं डाइसल्फाइड बांड। ये जो डाइसल्फाइड बांड है दे आर मेड फ्रॉम सल्फाइड। ठीक है, तो जब भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो सल्फेट रिलीज़ होगा और इसके नतीजे में क्या होगी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट और एटीपी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब जनाब जब हमारे बॉडी के अंदर लिपिड्स या फैट्स डिवाइड होंगी तो उससे वाटर बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उससे सल्फेट होगा। आपने फास्फोलिपिड की बात सुनी होगी कि फास्फोलिपिड जो हमारे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी तकरीबन 50% मौजूद है। तो ये जो फास्फोलिपिड है जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो इससे क्या होगा, फास्फेट रिलीज होगा और साथ में क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जनाब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स से क्या होगी, एलिमिनेट होगी, एक्सपेल होगी। इसी वजह से हम इसको वोलेटाइल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और जनाब ये जो फास्फेट है और सल्फेट है ये दोनों हमारे किडनी के ज़रिए क्या होगी, एलिमिनेट होगी। तो इसी वजह से हम इसको नॉन वोलेटाइल यानी ये लंग्स से एलिमिनेट नहीं होती, या इसको हम फिक्स एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये तो जनाब वो तमाम नॉर्मल एसिड हो गई जो हमारे बॉडी के अंदर बनती है। नॉर्मल एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट और फास्फेट बनती है। अब जनाब आते हैं एब नॉर्मल एसिड प्रोडक्शन। एब नॉर्मल एसिड हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है किस चीज़ की वजह से, मड फाइल्स की वजह से। जब भी हमारी बॉडी के अंदर मिथाइलिन अल्कोहल इंटेक होगी, यानी इसके अंदर आप ये बात याद कर सकते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर क्या होगी, अल्कोहल की इंटेक होगी, या बॉडी के अंदर कोई ड्रग आएगा, ठीक है, या बॉडी रीनल फेलियर में होगी,
तो इन 3 कंडीशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एसिड की प्रोडक्शन होगी। अब जनाब आते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसको जनाब कहते हैं सस्ती शराब, ठीक है, गरीबों की शराब, ठीक है। फला जगह में सस्ती शराब पीने से 4 लोगों की आंखों की बीनाई चली गई, ये पहले भी मैंने पढ़ा था, ड्यू टू मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट होगा। फॉर्मिक एसिड विल लीड टू न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड मज़ीद अपने मोनोमर्स में जब डिवाइड होगा तो इससे हमें मिलेगी हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन मिलेगा और फॉर्मेट मिलेगा, तो ये डिवाइड होगा, तो ये क्या होगी, ये हमारे पास एसिड हो गई। यूरेमिया में जब यूरिनल फेलियर होगा तो H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जब डिवाइड होंगे तो उससे हाइड्रोजन आयन सल्फेट और फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। जब भी कोई आदमी, कोई पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होगा, एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होगी, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कीटोन बनेंगे। ये कीटोन कौन कौन से हैं? एक है एसीटोन, एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ठीक है। ये जो जनाब एसीटोन है ये कार्बोनिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वोलेटाइल है, ये हमारी लंग से क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा, ठीक है। ये एसीटोन जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के पेशेंट के अंदर तेज़ाब है, जब ये तेज़ाब मुंह से निकलेगी तो ये गार्लिक की तरह क्या करेगी, स्मेल प्रोड्यूस करेगी, तो आप पेशेंट को स्मेल करके भी डायग्नोस कर सकते हैं कि द एसीटोन का एक अपना स्मेल है। जब आप इसको एक बार 2 बार आप इसको फील करेंगे फिर आपसे ये मिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर एसीटोन जो है ये क्या होगी, ये वोलेटाइल होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रिए हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट होगी। अब जनाब इसकी जो नीचे वाली बात है एसीटो एसीटेट है, ये मज़ीद मोनोमर में डिवाइड होगी जिससे बनेगा हाइड्रोजन आयन एन एसीटेट, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट हाइड्रोजन आयन और ब्यूटायरेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, इसकी मोनोमर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोनियाजिड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लैक्टिक एसिडोसिस इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिडोसिस भी जो है ये बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन और लैक्टेट आयन में कन्वर्ट होगी, 2 आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। इथानॉल अल्कोहल, ठीक है, इथानॉल अल्कोहल जो है ये क्या होगी, ये बॉडी के अंदर एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन आयन और एसीटेट में कन्वर्ट होगी। ये जनाब ये जो इथानॉल है ये क्या है, ये वो असली शराब है जो लोग पीते हैं, ये पीने वाली शराब है, ठीक है। ये ड्रिंकेबल है। अगर किसी सिनेरियो में आपको ये चीज़ दी गई ETOH, ठीक है, तो इसका मतलब है इथानॉल अल्कोहल, ठीक है, और ये पीने वाली शराब है। तो ये जो इथेनॉल अल्कोहल है ये एसीटो एसिटिक एसिड में और हाइड्रोजन आयन और एसीटेट में कन्वर्ट होती है। अब जनाब आती है इथाइलिन अल्कोहल। इथाइलिन अल्कोहल की जब इंटॉक्सिकेशन हो जाए, इथेनॉल अल्कोहल आपको पता है ये गाड़ियों के अंदर रेडिएटर में होता है, ये जो कलरफुल फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी शराब है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स, ठीक है। जब ये बॉडी के अंदर मोनोमर्स में कन्वर्ट होगी जैसे ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड मज़ीद जब डिवाइड होगा तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्जेलेट इससे बनेगा। सैलिसिलिक एसिड, डेस्परीन, लोप्रीन, ये सैलिसिलिक जो है ये एक साल्ट है, जब इसकी इंटॉक्सिकेशन होगी तो ये हाइड्रोजन और सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब जनाब ये जो सारे हमने पढ़े कि ये जो हाइड्रोजन आयन है
ये तो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले एलिमेंट है, और ये जो फॉर एग्जांपल लैक्टेट, एसीटेट, ऑक्जेलेट, सैलिसाइलेट, ये तमाम क्या थी, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एलिमेंट्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर क्या करें, एक कैथोड को रखें जिस कैथोड की क्या हो, पॉजिटिव चार्ज को हम एनोड कहते हैं और कैथोड की नेगेटिव चार्ज को हम एनोड कहेंगे। जब भी बॉडी के अंदर जितने चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एलिमेंट है, जैसे एसीटेट, ब्यूटारेट, लैक्टेट, एसीटेट, ऑक्जेलेट, सैलिसाइलेट, तो ये तमाम चीज़ें क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम कहते हैं, इस चार्ज को हम कहते हैं एनायन। ठीक है, और जब ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे जिसे हम कहेंगे एनायन। तो बॉडी के अंदर जनाब दो किस्म के चार्ज बन जाते हैं, एक को कहते हैं एनायन और दूसरे को कहते हैं कैटायन। ठीक है, ये जो कैटायन है दे आर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग और जो एनायन है दे आर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग। ठीक है, अब जनाब आते हैं वो कहानी पर जिसका आपका इंतज़ार था, एनायन गैप के, एनायन गैप पला एनायन गैप, ये एनायन गैप वो, या फिर एनायन गैप चीज़ें। अब वो वक्त आ पहुंचा कि हम आपको पढ़ाए कि जनाब एनायन गैप क्या चीज़ है। तो इससे पहले हमने आपको कैटायन पढ़ाया और एनायन पढ़ाया। ठीक है, कि कैटायन क्या चीज़ है और एनायन क्या चीज़ है। ठीक है, तो जनाब ये जो कैटायन है हमारी बॉडी के अंदर, इसको आप क्या करें, एक बॉडी तस्वर करें कि बॉडी के अंदर नॉर्मली इक्वली क्या है, कैटायन है और एनायन है। इन कैटायन के अंदर जो सबसे मेजर है और सबसे मेन करेक्टर वाला है वो है सोडियम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता है 135 से लेके 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, और दूसरा है जनाब पोटाशियम, जो 3.5 से लेके 4.5 या 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और कैटायन की अगर बात, एनायन की अगर बात करें तो एनायन में क्लोराइड है जिसकी वैल्यू 110 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट है जो डेसिटी से आता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 22 से लेके 28 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब जनाब जो हमारे बॉडी के अंदर फॉस्फेट और सल्फेट थे, ये क्या है, दे आर नॉन मेजरेबल अनायंस। नॉन मेजरेबल अनायन का क्या मतलब है, अब हम क्या करते हैं, आप जनाब इसको पढ़ते हैं। तो एनायन गैप की अगर नॉर्मल वैल्यू आप देख ले तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 8 से लेके 12 तक। 8 और 12 के दरमियान जब इसकी वैल्यू होगी तो हम इसे कहते हैं नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जनाब एनायन गैप को मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, सोडियम प्लस पोटाशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब इसकी जो हायर वैल्यूज़ है हम इसको इधर फिट करते हैं। तो सोडियम की हाई वैल्यू जो है वो है 145, इधर उसको हम फिट करते हैं। पोटाशियम की हाई वैल्यू 5, क्लोराइड की हायर वैल्यू 110 और बाइकार्बोनेट की 21। 145 प्लस 5 150, 110 28 138, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई जनाब 12। तो ये क्या है, ये एनायन गैप, नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 12 आई तो ये क्या हो गई, एनायन गैप हुई। अगर इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू हम 8, इसकी अगर सबसे जो कम वैल्यू ऐड करेंगे तो इसका आंसर 8 आएगा। तो 8 और 10 के अंदर क्या होगी, ये एनायन गैप की वैल्यू हो गई। अब जनाब हमने इस फॉस्फेट और सल्फेट को ऐड नहीं किया, ये इस फार्मूले के अंदर फिट नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से हम इसको नॉन मेजरेबल
नॉन मेजरेबल या नॉन मेजरेबल एनायन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम मिस मोनोमर इसलिए कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर मेटफाइल्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे बाइकार्बोनेट की वैल्यू को कम करेंगे। जब हमारे बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम होगी, किस चीज़ की वजह से, नेगेटिव आयन की बढ़ने की वजह से, इस नॉन मेजरेबल की बढ़ने की वजह से, एसीटेट से, ब्यूटाइलेट से, लैक्टेट से, ऑक्जेलेट से, सैलिसाइलेट से, फॉर्मेट से, फास्फेट से, सल्फेट से, इन तमाम चीज़ों की वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम होगी तो हमारा ये एनायन गैप बढ़ेगा, जिससे हम फिर कहेंगे नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और ये जो है दिस गैप इज़ ड्यू टू नॉन मेजरेबल अनायंस, इसकी वजह से है डिपेंडिंग ऑन बाइकार्बोनेट वैल्यू, ठीक है। जब भी किसी की वैल्यू 8 और 12 के दरमियान हो उसे हम कहते हैं नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। जब भी वैल्यू मोर देन 12 होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब जनाब आते हैं इधर एक प्रैक्टिस करते हैं कि जब बाइकार्बोनेट की वैल्यू 22 से लेके 28 तक है, जब ये डाउन हो जाए, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट में हम करते हैं कि ये क्या हो जाए, ये 16 हो जाए। अब इसकी 28 की जगह हम 16 लिखे तो 110 + 16 तकरीबन इट विल कम 126 आएगी, ठीक है। जब 150 को 126 से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 24। तो ये क्या है, 24 इज़ मोर देन 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। एनायन को मालूम करने का फार्मूला यही है, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर एनायन गैप जो है मोर देन 15 है या बाइकार्बोनेट की वैल्यू लेस देन 15 है तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोस के बारे में सोचना है, और वो डिफरेंशियल डायग्नोस क्या है, वो है मेटफाइल्स, ठीक है। मेटफाइल्स में मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, यूरेमिया है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, फिनाइल अल्कोहल है, आइसोनियाज़ेट है, लैक्टिक एसिडोसिस है, इथाइल अल्कोहल है, इथानॉल अल्कोहल है और सैलिसिलिक एसिड है। तो ये वो तमाम डिफरेंशियल डायग्नोस है किस चीज़ की, एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, ठीक है। रहीम, अब हम पढ़ेंगे कंपेंसेशन ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। कंपेंसेशन से क्या मतलब है, कंपेंसेशन से मतलब ये है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर एसिडोसिस चल रही है तो इसी एसिडोसिस को कम करने के लिए हमारी बॉडी जो फोर्स लगाएगी, उसके मुकाबले जो अमल करेगा उसे हम कहेंगे कंपेंसेशन। अगर बॉडी के अंदर क्या होगी, अल्कलोसिस चल रही है तो वो क्या करेगी, वो इसी अल्कलोसिस को कम करने के लिए जो फंक्शन करेगी उसे हम कहेंगे कंपेंसेशन, ठीक है। तो कंपेंसेशन ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर के लिए दो ही ऑर्गन इन्वॉल्व है जो हमारी बॉडी की कंपेंसेशन करती है, एक है जनाब लंग्स और दूसरी है किडनी। जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, यानी बॉडी के अंदर एसिड क्या है, एसिड ज़्यादा है, तो उसके से क्या करता है, सबसे पहले लंग के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होता है, जिससे हाइपर वेंटिलेशन होती है और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होने लगती है, जिससे एसिडोसिस कम होता है। इसके मुकाबले में जनाब किडनी क्या काम करता है, किडनी हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा करता है, जिससे क्या होगी, यूरिन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा एक्सपेल आउट होगी और बॉडी के अंदर एसिडोसिस कम होगी। जब भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर क्या होगा, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले रिस्पायरेटरी रेट कम होगा। रिस्पायरेटरी रेट जब कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन कम होगी, जिससे बॉडी के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेगा, वहाँ पर रहेगा। और ये ऑलरेडी क्या है, ये एक एसिड है, जिससे अल्कलोसिस क्या होगी, कम होगी और एसिड बॉडी के अंदर बढ़ेगा। इसके मुकाबले में जनाब किडनी क्या फंक्शन करता है, किडनी के अंदर बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है। जब बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन बॉडी से ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंपनसेशन होगी। ठीक है, अब जनाब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनसेशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन हमारे साथ 3 टाइप के हैं। एक को कहते हैं हम इनकम्प्लीट, दूसरे को कहते हैं कंप्लीट, तीसरे को ओवर कंपनसेशन, यानी इसके अंदर इनकम्प्लीट कंपनसेशन होगी, इसके अंदर इनकम्प्लीट और इसके अंदर ओवर कंपनसेशन होगी। इनकम्प्लीट कंपनसेशन कब होगा, जब तमाम पैरामीटर, जब हम पेशेंट की एबीजीज करेंगे। ठीक है, जब हम पेशेंट के एबीजीज करेंगे तो तमाम पैरामीटर जो पीएच है, बाइकार्बोनेट है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीनों एबनॉर्मल होंगे और पेशेंट के अंदर क्या होगी, एक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर चल रही होगी। आप ये याद रखें कि बैक वक्त पेशेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एसिड बेस्ड डिसऑर्डर हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के अंदर 3 हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट कंपनसेशन उसे कहते हैं जब क्या होगा, पीएच नॉर्मल हो और ये दोनों पैरामीटर जो हो ये एबनॉर्मल हो। ओवर कंपनसेशन उस वक्त होगी जब क्या होगी, जब पेशेंट के सारे पैरामीटर्स एबनॉर्मल होंगे और पेशेंट के अंदर क्या होगी, 1 और 2 से ज़्यादा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर चल रही होगी। फार्मूला फॉर द कंपनसेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए जो फार्मूला है उसे हम वेंटर्स फार्मूला कहते हैं। वेंटर फार्मूला के अंदर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.5 वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट +8 ±2। ठीक है, इसी वैल्यू से हम क्या कर, इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं कि ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या ओवर कंपनसेशन है। ठीक है, सबसे पहले लो वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ऐड करेंगे जो 30 है, और कार्बन डाइऑक्साइड के और बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू होगी हमारे पास पेशेंट की फॉर एग्जांपल 16 है। ठीक है, तो ये हमने इधर ऐड किया तो इससे आएगा 24 और ये 10। जब हम 32 इससे वैल्यू आएगी, अब प्लस माइनस का मतलब ये है कि हमारे साथ 2 की कंपनसेशन इधर है। ठीक है, तो जब हम इसको 2 से ऐसा माइनस करेंगे तो 330, इस इधर भी 30 हो गई, इधर भी 30 हो गई। इट मीन्स कि ये क्या हो गई कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो गई, तो यहाँ पर कंप्लीट कंपनसेशन हो रही है। ठीक है, अब जनाब आते हैं, अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या है, 18 है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे 35 आएगा। अगर इसे हम 2 माइनस भी करें तो वैल्यू क्या आएगी, 33 आएगी। 33 आएगी, तो फिर भी ये 30 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर ओवर कंपनसेशन चल रही है और ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या हो रही है, सेकेंडरी काज इसकी वजह से हो रही है। और हमने कहा ओवर कंपनसेशन उस वक्त होगा जब बॉडी के अंदर 2 या 3 क्या होगी, एसिड बेस डिसऑर्डर चल रही होगी। अगर इसकी वैल्यू तकरीबन हमारे साथ 12 हो जाए तो फिर 26 आ जाएगा, 2 इसके साथ ऐड करेंगे 28 फिर भी 30 से कम है तो बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट कंपनसेशन चल रही है। ठीक है, यानी आप इतना ये वैल्यू इतनी ज़रूर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, इस इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जब भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, जिससे हाइपर वेंटिलेशन होगी और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एसिडोसिस हमारे बॉडी के अंदर कम होगी। इसके मुकाबले में किडनी क्या करेगी, किडनी हाइड्रोजन आयन की क्या करेगी,
हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगी। हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगी तो हाइड्रोजन हमारे बॉडी से लॉस हो जाएगा, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगी, जिससे हमारे बॉडी के अंदर एसिडोसिस कम होगा। जब भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, जब भी अल्कलोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन कम होगी, बॉडी के अंदर रिटेन करेगी, जिससे एसिड अल्कलोसिस कम होगी, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होगा, किडनी के अंदर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम होगी, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन क्या होगी, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन कम होगी और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन की सिक्रीशन कम होगी, जिससे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन कम होगी। तो इसी वजह से बॉडी के अंदर एसिडोसिस बढ़ेगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अल्कलोसिस कम होगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है याद करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एसिड बेस डिसऑर्डर के डायग्नोसिस पढ़ेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है हिस्ट्री टेकिंग। आप सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिर उसकी ABGs रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम अभी पढ़ेंगे कि ABG को किस तरह पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनाइन गैप मीटर किस तरह करेंगे और कैलकुलेशन ऑफ कंपेंसेशन किस तरह होती है, और बाइकार्बोनेट के अंदर चेंजेस को हम किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको एक बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड की जो इंटॉक्सिकेशन है ये क्या कर सकती है, ये मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर करती है। कौन सी, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट होता है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। अब जनाब हम ABGs के ऊपर कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ये तमाम चीज़ें हम ABGs के ऊपर कैसे मालूम करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पैरामीटर जो है pH है। फॉर एग्ज़ाम्पल pH की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 है, ठीक है। इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 30 से लेके तकरीबन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक है, और इस तरह बाइकार्बोनेट की 22 से लेके 28 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और सोडियम की 135 से लेके 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पोटाशियम की 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और क्लोराइड की 100 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। अब जनाब पढ़ते हैं केस नंबर 1 को, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की pH 7.3 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 30 है और बाइकार्बोनेट 16 है, तो ये क्या है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं तो आप सबसे पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, ABGs रिपोर्ट के ऊपर एरो मार्किंग करेंगे। आप इस तरह जो वैल्यू डाउन है उसके डाउन एरो करेंगे और जो वैल्यू अप है उसकी अप वैल्यू। अगर सारे एरोज नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, दिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। केस नंबर 2 में आप देखें जिसके अंदर pH 7.5 है, कार्बन डाइऑक्साइड की 45 है और बाइकार्बोनेट 30 है। सारे एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब सारे एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या है, दिस इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। अब जनाब आते हैं रेस्पिरेटरी की तरफ। रेस्पिरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होगी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होगी। केस नंबर 3 को पढ़ते हैं जिसके अंदर pH 7.3 है। 7.3 का मतलब ये है कि ये अभी डाउन है, तो पहले हमें ये मालूम हुआ कि ये किस चीज़ का है, एसिडोसिस का है। अब दूसरी पैरामीटर को देखें तो बाइकार्बोनेट क्या है, 45 है, ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गई, एसिडोसिस हो गई और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गई। और हम क्या करें, बाइकार्बोनेट को देखें तो ये 30 है।
अगर किसी केस में एसिडोसिस का एरो नीचे की तरफ आ रहा है और बाकी दोनों एरोस ऊपर जा रहे हो तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर किसी पेशेंट में अल्कालोसिस हो यानी पीएच मोर देन 7.45 हो और बाइकार्बोनेट जो है वो लो हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी पीएच का एरो ऊपर की तरफ हो और बाकी एरो नीचे की तरफ आ रहे हो तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है। ठीक है। केस नंबर 5 को देखते हैं। अगर किसी पेशेंट में पीएच लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और पार्शियल प्रेशर आप और ये जो बाइकार्बोनेट है ये कम हो, यानी पीएच की एरो नीचे हो, बाइकार्बोनेट की ऊपर हो और बाइकार्बोनेट की एरो डाउन हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये एसिडोसिस है, फिर ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। दिस इज़ अ मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अभी दोनों शुरू है। केस नंबर 6 को देखें तो 7.5 मतलब ये कि अल्कालोसिस है, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसका मतलब ये कि ये रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है। अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू को देखें तो ये ज़्यादा है, पता चला कि ये क्या है, ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, तो ये दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। दिस इज़ मिक्स एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, ये रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस और मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है। तो जनाब ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, ये आपको आनी चाहिए। दोबारा अगर मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने एरो मार्किंग करनी है। अगर एरो सारे नीचे आ रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सारे एरो अगर ऊपर जा रहे हैं तो देट इज़ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अगर पीएच की एरो नीचे है, बाकी सारे एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर पीएच की एरो ऊपर की तरफ है और सारे एरो नीचे की तरफ, देट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कालोसिस किस बेस पर होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर और मेटाबॉलिक की बाइकार्बोनेट के ऊपर होती है। ठीक है। अब जनाब ये सारी बातें हमने कर दी। यहाँ पर फस्टेट का एक चैट मैंने उठाया है, तो अगर आप इस एसिड बेस की फिजियोलॉजी को समझें तो मेटाबॉलिक एसिड डिसऑर्डर काज बाइकार्बोनेट अल्ट्रेशन, यानी बाइकार्बोनेट के अंदर जब कोई अल्ट्रेशन आएगी तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर होगा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आएगी तो आपने रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर के बारे में सुना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पीएच कम होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और बाइकार्बोनेट भी कम होती है। अगर आप इधर देखें तो सारे एरोस क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है। और इसकी कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में सारे एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पीएच की भी, बाइकार्बोनेट के भी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी। तो इसके नतीजे में क्या, कंपेंसेटरी में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होती है। ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच जो है वो नीचे की तरफ, बाकी सारी एरोस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। बाइकार्बोनेट की, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। और इसकी कंपेंसेशन में क्या होता है, रीनल क्या करता है, बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। जब रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीचे होगा, बाइकार्बोनेट नीचे होंगे और इसकी और पीएच का एरो ऊपर की तरफ होगा, जिसके नतीजे में किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगी। ठीक है। अब जनाब आते हैं चेंज इन बाइकार्बोनेट्स। चेंज इन बाइकार्बोनेट को हम इस तरह मालूम करते हैं कि चेंज इन बाइकार्बोनेट माइनस चेंज इन एनायन गैप। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू आपको पता है कि 22 से लेके 28 तक है, इसकी मीन ले ले तो 24 है। और पेशेंट की जो हमने कैलकुलेट की है वो कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं
फॉर एग्जांपल वो 16 है, ठीक है। नॉर्मल एनाइन गैप आपको पता है कि 8 to 12 है, मीन अगर ले ले तो 10 है। अगर आपने जिस पेशेंट की मालूम की है उसकी 16 है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, इससे जो वैल्यू आएगी उसकी फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल उसी 8 आई 8 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। अभी हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो प्लस में है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, ठीक है। अगर वैल्यू हमारे साथ ज़ीरो आई तो इसका मतलब ये है कि नो टर्शरी डिसऑर्डर ऑफ एसिड बेस के, कोई टर्शरी डिसऑर्डर बेस नहीं है, ठीक है। अगर वैल्यू माइनस में आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस केस को देख लें, ठीक है। इस केस में अगर आप पढ़ ले 15 ईयर ओल्ड बॉय नाउन केस ऑफ डायबिटीज टाइप ए, अगर किसी भी सिनेरियो के ऊपर आपके साथ ये बात डिस्कस की जाए कि नाउन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, तो आपने DKA के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, ठीक है। हैज़ प्रेजेंटेड विद ER with a complaint of diarrhea, vomiting, high grade fever, shortness of breath with altered state of consciousness, ये तमाम चीज़ें DKA की हो रही है। On examination the pulse is 110, BP is 90 by 15 मीटर एंड टेम्परेचर इज़ 101। अब ये तमाम चीज़ें हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी की हो गई, ठीक है। एंड रिस्पायरेटरी रेट इज़ 25। इन्वेस्टिगेशन पर क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल इज़ 600 मिलीग्राम पर डिसिलीटर, ठीक है। एंड CBC के ऊपर TLC 15,000 है। और ABGs को आप देखें, ABGs को अगर आप देखें तो pH 7.2 है। 7.2 का मतलब ये कि pH क्या है, कम। सबसे पहले हम एरो मार्किंग करेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 30 है, ये भी कम है, तो ये भी कम है। और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी कम है, तो सारे एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब सारे एरो नीचे की तरफ आ रही हो तो इसका मतलब ये कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। सोडियम की वैल्यू 130, क्लोराइड पोटाशियम की 30 और क्लोराइड की 100। अब जनाब आते हैं सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर, तो हिस्ट्री से पता चला कि ये क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। ABGs के ऊपर हमने मालूम किया कि सारे एरो नीचे की तरफ आ रहे थे, तो ये क्या है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि pH भी कम है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी कम है, ठीक है। अब आते हैं कि ये एनायन गैप है कि नॉर्मल है, तो उसके लिए फार्मूला हमने याद किया कि सोडियम प्लस पोटाशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। अगर इसकी वैल्यू ऐड करें तो इसकी वैल्यू 19 आती है। तो 19 का मतलब ये है कि ये 12 से क्या है, 12 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अब इसकी कंपेंसेशन को अगर हम देखें तो इधर हमारे पास जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो है 14। अगर 14 को यहाँ पर ऐड करें तो ये क्या आती है, ये 30 की से कम आती है, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट कंपेंसेशन है, ठीक है। और इसकी अगर बाइकार्बोनेट की चेंजेस को देखें तो इसकी वैल्यू +1 आती है, तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस चल रहा है। तो ये जनाब वो तमाम चीज़ें थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ABGs के ऊपर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है। और इस पर उसके बाद आपको एनायन गैप आना चाहिए, जिसका बड़ा ही आसान फार्मूला यहाँ पर दिया गया है।